हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने जानते हैं जो प्रीवियस पेपर हैं उनके बारे में, एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये एनएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही इजी क्वेश्चन जो है नॉर्मल बेसिक एग्रीकल्चर के एनएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से अन्य जो अदर जो एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी पेपर होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी फ़िलहाल एनएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो पेपर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो जो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर जो टीचर्स के यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। इसी प्रकार के सेम जो एनएससी के अंदर पूछे जाते हैं वही हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एनएससी के 4-5 जो वीडियो है वो डाल रखी हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से उनको देख सकते हैं। तो आज का जो पेपर है वो एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है उसका है, परंतु ये सेम जो क्वेश्चन है वो एनएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इसको नॉर्मली एनएससी का पेपर ही मानकर इसको पढ़िएगा, आसानी से आपको समझ में भी आएगा और लगभग यही चीज़ें नॉर्मल पूछी जाती हैं। तो आज अपने शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये सारा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। और जो सही आंसर है उनके आगे टिक भी लगाया हुआ है। तो जो इजी इजी क्वेश्चन है वो सारे आते हैं इसके अंदर नॉर्मली, जो लगभग जो +1 +2 की जो एग्रीकल्चर है उसी में से सारे पूछे गए हैं, या फिर नॉर्मल एग्रीकल्चर है यानी अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मल ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे अमरूद का कुल यानी कि फैमिली दे रखी है, पूछ रखी है फैमिली कि जो गुआवा की जो फैमिली है वो कौन सी है। तो ये तो फ्रूट क्रॉप है नॉर्मल, ये इतनी चीज़ें आप जानते हैं, सिंपल सी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मिर्टेसी होगा। ठीक है, मिर्टेसी फैमिली का है अमरूद। आगे है मूंग की कौन सी किस्म दोनों वर्षा व ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयोगी होती है। तो आप ये चीज़ याद रख लेना, जो मूंग की फसल है वो कम समय के लिए बोई जाने वाली फसल है, तो इसको अपने किसमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है, दो प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो इसको अपने ग्रीष्म ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर और वर्षा ऋतु के अंदर बो सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है जायद के अंदर भी बो सकते हैं अपने, और ख़रीफ मौसम के अंदर भी इसको बोया जा सकता है, क्योंकि कम समय छोटे सीजन की एक क्रॉप होती है। तो इसको अगर अपने जायद के अंदर बोते हैं तो जल्दी बो करके अपने जल्दी उसकी कटाई कर लेते हैं, जिससे कि अपने खरीफ में भी अगली फसल बो सकते हैं। तो ऐसी किस्म पूछी है जो दोनों सीजन के अंदर बो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी किस्म है पूसा बैसाखी। ठीक है, तो ये पूसा बैसाखी है, उसको अपने दोनों सीजन के अंदर बो सकते हैं। अगला है पैक्टिन किससे मापते हैं। तो पैक्टिन मापने के लिए जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पैक्टिन की मात्रा को मापने के लिए जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से अपने जैम जेली वगैरह बनाते हैं उसमें पैक्टिन होता है, और उसको उसकी जो सही निर्धारित मात्रा को मापने के लिए एक मीटर का प्रयोग किया जाता है, उसको जेल मीटर कहते हैं। आगे है हैप्पी एंड तथा फ्रेंडशिप। तो ये किस में पूछ रखी है। तो ये यानी कि किसकी किस्में हैं। तो ये गेंदे की किस्म है। ठीक है, इसी नाम से एक दो किस्में और हैं जो कि ग्लेडियोलस की भी किस्में हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा मैरीगोल्ड। निम्न में से कौन सा खरपतवार सेजेद समूह में आता है। तो साइप्रस रोटेंडस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा रेत सिल्ट कले की अपेक्षित प्रतिशत मात्रा को कहते हैं। यानी इस प्रकार की चीज़ को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है रेत हो गई यानी कि मोटे कणों वाली मृदा हो गई जैसे बलुई है, सिल्ट जैसे दोमट हो गई, कले हो गई चिकनी मिट्टी जो हो गई, यानी ये सारी चीज़ें किस में आएंगी। तो ये मृदा की बनावट के अंदर आती है, यानी सोइल टेक्सचर कहते हैं इनको। ठीक है, सोइल टेक्सचर के टाइप्स हैं, अलग अलग टेक्सचर जो हैं आकार के अनुसार वो। आगे है मूंगफली में अंतराशस्यीय क्रियाओं से बचना चाहिए, यानी कौन सी स्टेज पर बचना चाहिए। तो वो है पैगिंग अवस्था।
ठीक है। पैगिंग यानी सुइयाँ बनते समय जब मूंगफली के अंदर यानी इस प्रकार से है पौधा, ठीक है, ये पौधा है मान लो, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि जड़ें इस प्रकार से हैं और सुइयाँ बन रही है, ठीक है, सुइयाँ बन रही है, जिसके आगे क्या है कि सुइयों के यानी कि ऊपर जो फ्लोर होते हैं भूमि के ऊपर, उनके अंदर निषेचन के बाद में मृदा के अंदर मूंगफलियाँ बनने शुरू हो जाती है। तो जो मूंगफलियाँ बनने की जो प्रोसेस है उसको पैगिंग बोलते हैं। तो अगर पैगिंग के अंदर अपने इंट्रासस्य यानी कि इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, यानी कि निराई गुड़ाई करेंगे, तो निराई गुड़ाई करेंगे जिससे क्या होगा कि वो जो पौधों की जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी और जो पैगिंग स्टेज है वो अधूरी रह जाएगी। और जो पैगिंग स्टेज को अगर नुकसान होता है तो उससे मूंगफली का उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो मूंगफली के अंदर अंतरासस्य में याद रख लेना, पैगिंग स्टेज में कभी भी निराई गुड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। ग्लेडियोलस का सामान्यतः प्रवर्धन किया जाता है। तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन है कॉम्स के द्वारा किया जाता है, यानी घनकंद के द्वारा साइड से जो कॉम्स हैं वो निकलते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा किया जाता है। निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य नस्ल है? दोहरी उद्देश्य का मतलब द्विप्रयोजनी, डबल पर्पज, ड्यूल पर्पज के लिए पाली जाती है, ठीक है, यानी दूध और जैसे कि अपने भारवाही नस्ल है, जैसे जिनके बैल हैं, बैल को अपने बोझा ढोने वगैरह या खेत के कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे, और जो मादा फीमेल होती है गाय उसको अपने दूध के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसमें थार पारकर जो नस्ल है वो इसका सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों हैं वो मुख्य रूप से मेवाती को छोड़ करके ये जो हैं वो दूध के लिए पाली जाती हैं। कौन सी सांद्र कार्बनिक खाद है? तो सांद्र कार्बनिक खाद के अंदर इसका सही आंसर होगा नीम केक, ठीक है, यानी नीम की खली। तो सांद्र के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में, कार्बनिक पदार्थ हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी ये तो पता ही है कि भारत के अंदर कितने क्लाइमेटिक जोन हैं, तो वो 15 होते हैं। 15 क्लाइमेटिक जोन के अंदर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। सोडिक मृदाओं के संशोधन हेतु कौन से उपचार की आवश्यकता होती है? सोडिक मृदा यानी कि जिनके अंदर सोडियम पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो सोडियम की जहाँ पर ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो बेस सॉइल होती है, यानी क्षारीय मृदाएं। तो क्षारीय मृदाओं के निराकरण के लिए यानी उनको कम करने के लिए, पीएच को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम याद रख लेना, उसके अंदर कैल्शियम होता है, CaSO4 × 2H2O होता है इसका सूत्र, और जिससे क्या होता है कि यह एक उदासीन प्रकृति का होता है, यानी पीएच अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, और अगर पीएच कम है तो उसको ज़्यादा करने का काम करता है। इसीलिए चूना और जो जिप्सम होते हैं उनमें कैल्शियम होता है दोनों में। तो जैसे ही आवश्यकता होगी मिट्टी की उसी के अकॉर्डिंग वह पीएच को कन्वर्ट कर देगा। तो जिप्सम जो है वो सोडिक मृदाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लेना, यानी सोडिक मृदा का मतलब होता है सोडियम वाली, ठीक है, यानी क्षारीय मृदा, और चूने का प्रयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, और लवणीय मृदाओं के लिए पाइराइट्स का प्रयोग किया जाता है। रिपर का उपयोग किया जाता है। तो रिपर है जो मुख्य रूप से अपने कटाई करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। लाल बाग बगीचा स्थित है। तो लाल बाग बेंगलोर के अंदर है। ये नॉर्मल एग्रीकल्चर जीके का क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी होता है। तो ट्रिप्टोफैन आएगा इसके अंदर, यानी बनाने के लिए कौन सी चीज़ काम में ली जाती है? बलुआ पत्थर या चूना पत्थर होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है चूना पत्थर वगैरह यानी कि लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, वो प्राथमिक चट्टानों के अंदर आते हैं। प्राथमिक चट्टानों का प्रयोग ये प्रकार होते हैं। गैर निषेचित अंडे या फिर न्यू सेलर कोशिकाओं से उत्पादित बीज को कहा जाता है। तो इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के जो तैयार होते हैं फल, उसको एपोमिक्सिस। आत्मा का पूरा नाम पूछा है।
तो आत्मा का पूरा नाम कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो क्या करती है कि नॉर्मल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर थोड़े कस्बे टाइप जो होते हैं उनके अंदर किसानों को जागरूक करने की एक एजेंसी है, जो किसानों को समय समय पर नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनसे रूबरू करवाने का काम होता है। दो कारकों के महत्व की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जेड टेस्ट किया जाता है। रॉयल जेली उत्पाद है। रॉयल जेली जो है वो मधुमक्खी द्वारा तैयार की जाती है। मूल ग्रंथि निमेटोड है, तो ये मेलोइडोगाइनी इसका आंसर होगा। मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को लगाना, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे लगाना, यानी किसी कल्चर यानी कि जल के अंदर कल्चर को घोल लिया जाता है और कल्चर में सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को ज़रूरी होते हैं, उसके अंदर बीज को ग्रो किया जाता है, जिससे पौधे की जड़ों द्वारा केवल कल्चर है वो लिया जाता है, पोषक तत्व उसमें से ले लिए जाते हैं। तो वो उस तकनीक को अपने बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे लगाने की तकनीक हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क भूमि कृषि के लिए यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है CRIDA जो है वो हैदराबाद के अंदर है। आलू में लेट ब्लाइट होती है, तो फाइटोप्थेरा है, ये कवक है। भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सरसों के उत्पादन के लिए जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर के अंदर है। चावल में बंगाल फेमिन का कारण है, यानी BLB है। आगे है जल संचयन को परिभाषित किया जा सकता है, तो इसके अंदर 4 नंबर आएगा। फॉर्म पॉन्ड में बरसात के बहाव का पानी एकत्रित कर बाद में कृषि में उपयोग करना, ये जल संचयन कहलाता है, यानी जल को इकट्ठे करने की विधि। सामान्य परिस्थितियों में धान की फसल में 2 या 3 पौधे लगाने पर पंक्ति से पंक्ति या पौधे से पौधे की उपयुक्त दूरी पूछी है, तो 10 × 5 सेंटीमीटर। गंगा सेकंड संकर नस्ल राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो गंगा नाम से जो भी किस्में हैं वो सारी मेज की संकर यानी हाइब्रिड किस्में हैं मक्का की। कपास में नत्रजन प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है, तो 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन इसके अंदर देना जरूरी होता है। पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को लगाना क्या कहलाता है? एले क्रॉपिंग कहलाता है। यहाँ पर एले क्रॉपिंग लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी के अंदर न याद करके इंग्लिश में याद कर लेना, एले क्रॉपिंग। और दूसरा मिश्रित फसल है, अंत्य फसल है, और मिश्रित अंत फसल है, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 अलग अलग प्रकार की फसलों को मिक्स करके बोना। ठीक है, उनको बीजों को मिलाकर। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसलों को लाइनों के अंदर बोना। ठीक है, और मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग यानी कि इस प्रकार से बोना कि अलग अलग पंक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार के बीजों को आपस में मिलाकर बोना, यानी कि एक पंक्ति के अंदर 2 अलग अलग फसलों को बो दिया, दूसरी में 2 अलग अलग फसलों, इस प्रकार से। नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। किसको जुताई का जनक माना गया है? तो जेथरो टूल को माना गया है। याद रख लेना, फादर ऑफ टिलेज जो है वो जेथरो टूल है, फादर ऑफ टिलेज। ठीक है, और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है वो उसके जनक भी क्या है? जेथरो टूल है, यानी बुक है। और कौन सा सीधा उर्वरक है? सीधा यानी स्ट्रेट उर्वरक है वो यूरिया है, यानी कि कहने का मतलब सिंगल मान लो, आप सिंगल मान सकते हो, तो वो यूरिया है। यानी यूरिया के द्वारा क्या है? एक ही पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और नाइट्रोजन होता है 46%। चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग करता है? यानी हरी खाद देनी हो तो अपने को
क्या करना पड़ेगा? तो हरी खाद देने के लिए अपने कंपोजिटी यानी वैरायटी के जो भी जैसे अपने लेग्यूम्स मिनेसी के अंदर करते हैं, जैसे मूंग वगैरह उगा दिया किसी भी फसल के अंदर, कपास के अंदर बीच में मूंग उगा दिया, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार अपने हरी खाद के रूप में अगर प्रयोग करना है चावल के अंदर, चावल की बुआई से पहले हरी खाद देनी है पौधे को, तो कंपोजिटी जो कुल है उसके किसी भी पौधे को अपने उसमें लगा सकते हैं। लाल त्वचा आलू की किस्म किस किस्म में होती है? यानी लाल त्वचा आलू कहने का मतलब है जो आलू के ऊपर की जो स्किन है वो रेड हो जाती है, तो वो कौन सी किस्म के अंदर होती है ये पूछा है। तो कुफरी अरुण जो है किस्म, उसके अंदर ऐसी प्रोसेस होती है। किस में वाइट हार्ट यानी वाइट हार्ट किस में होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक, दैहिक विकार जिसको बोलते हैं। तो ये किसके अंदर होता है मुख्य रूप से? ये दैहिक विकार अपने मुख्य रूप से इसके अंदर वाइट हार्ट जो है वो चुकंदर के अंदर भी हो सकता है और गाजर के अंदर भी हो सकता है। तो दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर चुकंदर होगा। आगे दे रखा है CSWRI यानी कासवरी जिसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना पूछी है बीकानेर के अंदर, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो 1962 यानी 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यह बीकानेर टोंक राजस्थान के अंदर है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को फिर से इकट्ठा किया गया? तो 126 आएगा। ऊँटनी में बच्चा जनने यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रोइंग कहलाती है। मृदु रोमिल मिल्ड्यू बीमारियां कौन से कवकनाशी से नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रिडोमिल MZ। ठीक है, ये कवकनाशी का नाम है। सफल मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो अनुकूल वातावरण यानी कि कॉन्जिनियल एनवायरनमेंट होता है। तो कहने का मतलब है इसके लिए जो मशरूम की अपनी खेती करते हैं इसके लिए सही निश्चित मात्रा में आर्द्रता की आवश्यकता होती है, सही निश्चित मात्रा में वायु की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इस पर क्लाइमेट के अंदर आसानी से लगाई जा सकती है। बल्कि जो दूसरी नॉर्मल अपने फसलें लगाते हैं उनके अंदर अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है, यानी फसल है वो उसको कवर कर लेती है, परंतु मशरूम के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आर्द्रता की मात्रा कम ज़्यादा है तो उसका उत्पादन लेना मुश्किल हो जाता है। कपास की कृष्णा शाख बीमारी किसके कारण होती है? तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV मालवेसियरन द्वारा होती है। अगला है परिवार एक, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो परिवार एक ऐच्छिक समूह होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल स्वनिषेचता दर्शाती है? तो जीरा जो है वो स्वनिषेचता दर्शाता है, यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र में किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो मैग्नम के अंदर ये सर्वाधिक समय बिताता है। अर्थशास्त्र का प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं राष्ट्र की संपदा पर प्रभाव के बारे में संबंध है, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये L रॉबिन्स के द्वारा कहा गया। तो ये आगे पुस्तक दे रखी है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आगे है राजस्थान में जैसलमेर, गंगानगर व बीकानेर जिले में पाए जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल है, तो वो थारपारकर है। ठीक है, थारपारकर नस्ल है जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात और पाकिस्तान है वो है। निम्न में से कौन सी फसल पैडी फसल के रूप में उपयुक्त होती है? तो पैडी फसल के रूप में मुख्य रूप से यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर सही लौकी। ठीक है, पैडी फसल का मतलब होता है एक बार मुख्य फसल लगा देने के बाद में उसकी नॉर्मल कटाई कर लेते हैं, फिर अगली साल उसी जो बोई गई पहले बोई गई थी उसी के द्वारा दूसरा उत्पादन अपने
ले लेते हैं, उसको पैडी फसल बोलते हैं। ये सर्वाधिक ऐसी प्रोसेस है वो गन्ना के अंदर, भिंडी के अंदर, कपास के अंदर की जाती है। तो यहाँ पर सही वो सारे कुछ नहीं दिए गए हैं, आपको 4 आंसर दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से करना है तो लॉक के आंसर सही होगा। निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार की पहचान करो। तो एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा है? जंगली चौलाई। आगे खजूर के प्रवर्धन का तरीका है। तो खजूर का जो प्रवर्धन है वो ऑफशूट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑफशूट होता है यानी कि साइड से उसके जो इस प्रकार से मान लो ये खजूर है, तो यहाँ से साइड से जो निकलते हैं उनके द्वारा उनको यहाँ से अलग करके, ठीक है, उनको ऑफशूट कहा जाता है। तो उनको अलग करके खजूर का प्रवर्धन है वो किया जाता है। यानी डेप्ट पाम के प्रवर्धन के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑफशूट का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी NRC ऑफ कैमल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर बनाया गया है। कांगनी यानी स्टेरिया इटालिका मिलेट का दूसरा नाम क्या है? तो फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है। प्रथम फसल जिनमें जीनोम का अनुक्रमण किया गया वो है मक्का। संयोजन क्षमता शब्द का को किसने प्रस्तावित किया था? यानी ये नाम किसने दिया था? वो है VC वेसिंजर। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु जोन में आता है? तो फर्स्ट C में आता है। ये जलवायु जोन आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग। जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक कौन से हैं? इनके अंदर से सारे ही हैं लगभग, तो उपरोक्त सभी आएगा जैव उर्वरक के अंदर। नींबू का हुआंग लोंग विंग रोग का कारण पूछा है इसके अंदर, तो इसका सही आंसर होगा बोरोन के कारण। आगे है ओरोबंकी है एक, तो ओरोबंकी जो है वो सरसों का पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। सरसों का पूर्ण स्तंभ परजीवी होगा। ठीक है, ओरोबंकी में सरसों याद रख लेना आप। बायरोइड्स में होता है। तो बायरोइड्स जो होते हैं उनके अंदर यानी DNA व कैप्सिड दोनों समूह पाए जाते हैं। किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है इसके अंदर पूछा है, तो विचार अमूर्त व आदर्शवादी होने लगते हैं। कौन सा सर्वांगी फफूंदनाशक नहीं है? सर्वांगी फफूंदनाशक पूछा है, तो मैनकोजेब नहीं है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एक्सटेंशन एजुकेशन से पूछे गए हैं। जो नॉर्मल एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में सही रूप से अगर आप जानकारी लेते हो तभी आपको समझ में आ सकते हैं, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन लगभग जो एग्रीकल्चर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नॉर्मली उनके अंदर नहीं पूछे जाते हैं। आगे है इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। कुछ कंप्यूटर से संबंधित भी है 1-2 क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो इसको पॉज करके वीडियो को। इस प्रकार के लगभग सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। कुछ एक क्वेश्चन जो हैं एग्रीकल्चर के वो इस प्रकार से और हैं, जैसे धान की फसल कुल से संबंधित है, यानी कौन से कुल से संबंधित है धान की फसल? तो ये तो सिंपल सा है, पोएसी यानी कि ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। आलू के कंद विन्यास के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। तो आलू का जो कंद विन्यास यानी कंद के बढ़ने का जो टेम्परेचर है, एक तो पौधा लगने का टेम्परेचर होता है, एक कंद बनने का टेम्परेचर होता है, तो वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो याद रख लेना, आलू जो नॉर्मल होता है वो छोटे दिन का पौधा होता है, और जो कंद वो बनाता है तो वो बड़े दिन के अंदर बनाता है। ठीक है, यानी कि कंद बनने के लिए उसको लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है, और वैसे आलू जो है शॉर्ट डे प्लांट होता है। आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो अगेती कुफरी बहार है।
निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो ये तो सिंपल सा है, दलहनी फसल कॉटन है, वो कपास नहीं है, बाकी जो तीनों है वो दलहनी है। गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। हार्डियम वल्गेर दे रखा है, विग्ना रेडिएटा है, रेकिस हाइपोजिया है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो 17% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस की नस्ल है? यानी जो लंबे नीचे की तरफ द्रांति आकार के जो सींग होते हैं वो सुरती के होते हैं, यानी मुख्य रूप से इस प्रकार के सींग हैं वो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ हो कि जिसके अंदर सींग है वो इस प्रकार से जलेबी आकार के पाए जाते हैं, तो वो होगा, उसका सही आंसर होगा मुर्रा, ठीक है। तो इसके अंदर टाइटली कवर्ड हॉर्न दे रखे हैं, तो यानी इस प्रकार से द्रांति आकार के जो सींग हैं वो सुरती नस्ल के पाए जाते हैं। मुजफ्फर नगरी नस्ल किसकी है? तो इसका सही आंसर है भैंस की नस्ल है। अरावली किस फसल की किस्म है? तो अरावली जो है मुख्य रूप से सरसों की किस्म है। मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है। लेग हॉर्न है, वाइट लेग हॉर्न, वो अंडा उत्पादन के लिए सबसे मुख्य नस्ल जो है यानी सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। ये 220 प्लस अंडे देने का काम पूरे साल भर में करती है, इससे ज़्यादा ही अंडे देती है। तो वाइट लेग हॉर्न जो है वो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। मुर्गी के अंडे में कवच होता है, तो कवच मुख्य रूप से कितने प्रतिशत होता है? तो वो अंडे का भार का 15 से 18% होता है। खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है, ये विषाणु जनित है, यानी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्य मशरूम है, यानी खाने योग्य मशरूम कौन सा है? एगेरिकस वाइसपोरस, ये जो वैरायटी है ये है। आयरिश अकाल 1845 के अंदर है, वो किससे संबंधित है? आलू की पछेती अंगमारी रोग से संबंधित है, यानी इसके कारण यह अकाल पड़ा था। स्वर्ण लिली का नाम, स्वर्ण लिली को जाना जाता है, तो ये जो ग्लेडियोलस है उसके बारे में है। गाजर में कौन से तत्व की प्रचुरता होती? तो गाजर के अंदर मुख्य रूप से लोहा होता है और विटामिन ए होता है, उसके लिए उसको मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रह किया जाता है, तो नॉर्मल जो मुख्य रूप से क्या है कि सभी प्रकार के जितने भी जो मेल पशु होते हैं उनके वीर्य को संग्रहित करने हेतु, यानी जो उनका वीर्य होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो उनका वीर्य निकाल करके उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है और फिर उसको अन्यत्र जहाँ पर भी आवश्यकता होती है वहाँ पर भेजा जाता है, तो उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। तो ये आप याद रख लेना। ये कुछ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन है यहाँ पर आए हुए हैं। रेनबो कौन से फसल की किस्म है? तो रेनबो है वो केला की किस्म होती है। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर, कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी घटेगी, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो वो कम वायुमंडलीय दाब अगर होगा किसी भी चीज़ पर, यानी किसी भी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर कम वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन जो है यानी वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी वायुमंडलीय दाब जितना कम होगा और उसके कारण क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ेगी। आगे है, कैम पादपों में सैरंध्र होते हैं, तो हमेशा यानी कि जो कैम पादप होते हैं उनके अंदर रंध्र है वो हमेशा खुले रहते हैं, यानी वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। अगर सभी आय वर्गों में समान कर दर लागू की जाती है तो ये कहलाती है, तो उसको प्रतिगामी कर कहते हैं। आगे है, डिस्क हल्का झुकाव कोण के बीच होना चाहिए, यानी कि उसका जो टिल्ट कोण जो मुख्य रूप से है डिस्क का
यानी कि डिश का उसके अंदर लगाए जाते हैं, उसका जो कोण होता है, एक एंगल होता है, वो कितना होता है 35 से 40 डिग्री होता है। यानी इस प्रकार से वो लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो वो संख्या के अंदर कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 हो गए, इस प्रकार उसी तरफ 1 2 3 इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो जब कोशिका पूर्णतः फूली हुई हो तो निम्न में से कौन सा शून्य होगा। तो कोशिका फूली हुई होती है तो सफेद दाब है वो, यानी ट्रिगर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल शून्य होता है। आगे देखा है कीट विज्ञान शब्द लिया गया यानी किस भाषा का है, तो वो आएगा ग्रीक भाषा का। यानी क्योंकि एंटोमोलॉजी है तो जिनके पीछे लॉजी और नोमी लगा होता है वो सारे ग्रीक भाषा के होते हैं, एक पोमोलॉजी को छोड़ करके सारे ग्रीक भाषा के होते हैं। तो यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो एपिस मेलिफेरा होता है। निम्न में से कौन सा स्रोत मृदा की संरचना में सुधार करता है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा इनमें से हो सकता है जो मृदा की संरचना में सुधार करेगा, मृदा संरचना को अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो नत्रजन युक्त उर्वरक कोई से भी हों वो मृदा के ऊपर विषैला ही प्रभाव डालते हैं। केवल उर्वरक पौधों के लिए लाभदायक होते हैं परंतु मृदा के लिए ये लाभदायक नहीं होते हैं, क्योंकि उर्वरकों के अंदर कुछ विषैले तत्व भी होते हैं, जिससे क्या है कि अगर वो मृदा के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं तो अच्छा भी नहीं डालते हैं, क्योंकि ये विषैले पदार्थ मृदा के कणों पर चिपक जाते हैं और लंबे समय तक वहीं पर बने रहते हैं। तो इसलिए जितने भी उर्वरक हैं ये 3 दे रखे हैं, तो ये 3 मृदा की जो संरचना है उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं। परंतु जो हरी खाद होती है, हरी खाद से क्या है कि मृदा की संरचना में सुधार होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जलधारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और मृदा को पोषक तत्व समय पर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हरी खाद होगा, ग्रीन मैन्योर। मिट्टी के यांत्रिक फेरफार तोड़फाड़ को कहते हैं, तो उसको जुताई यानी टिलेज, अंतराशस्य यानी निराई गुड़ाई वगैरह करना। तो इसमें कहा गया है कि मिट्टी के यांत्रिक फेरफार यानी तोड़फाड़, यानी कि फसल के आपने जुताई वगैरह करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ठीक है, उथल पुथल करना, उस प्रोसेस को टिलेज कहा जाता है। थ्रेसिंग दिया हुआ है, सोइंग दिया हुआ है, स्कोरिंग दिया हुआ है, तो ये अलग प्रोसेस है। पादप के संदर्भ में मृदा की भौतिक स्थिति को कहा जाता है। तो भौतिक स्थिति जो होती है वो टिल्थ कहा जाता है। ठीक है, मृदा की भौतिक स्थिति को टिल्थ कहते हैं। ठीक है, जोताई। आगे है टमाटर की कौन सी उच्च लवण सहनशील निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहनशील या सहिष्णु फसल है, यानी कि सहनशील होती है, उसको सहन कर सकें, लवण को सहन कर सके, यानी कि लवण की मात्रा किसी भी मृदा के अंदर ज़्यादा है तो लवण मुख्य रूप से Cl नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव ये लवण होते हैं। तो मृदा के अंदर अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी कौन सी फसल है जो इनको सभी को अगर उगाई जा सके, ये फसल उगाई जाए तो इसको अच्छी प्रकार से अपना उत्पादन देगी इस मिट्टी के अंदर भी, तो वो है सलजम। सलजम को उगा सकते हैं अपने उस मिट्टी के अंदर। पूसा फाल्गुनी व पूसा बरसाती उन्नत किस्में हैं। तो पूसा फाल्गुनी व पूसा जो बरसाती हैं वो चंवला की उन्नत किस्में हैं। चंवला फल यानी कि काउपी की उन्नत किस्में हैं। निम्न में से सरसों के तेल में तीखापन का कारण, तो सरसों के तेल के अंदर ग्लूकोसाइलेन के कारण होता है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोसाइनोलेट्स, तो इसके कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है थोड़ा सा। आगे है निमेटोड सहिष्णु है कौन सी किस्म पूछा है जो कि, तो वो राजकिरण जो है ये इम्पोर्टेंट किस्म है। राजकिरण जो है वो नेमेटोड रेजिस्टेंट किस्म है। भारतीय ऊँट होते हैं तो एकल कुब्बड़ वाले होते हैं जो अपने नॉर्मल देखते ही हैं। भारतीय जो ऊँट होते हैं वो सिंगल हम्प युक्त होते हैं, ये कुब्बड़ एक ही होता है उनके।
कृषि के लिए कौन सी मृदा संरचना सर्वाधिक वांछित है? तो सर्वाधिक जो अच्छी प्रकार की जो मृदा संरचना है वो या तो दानेदार कह सकते हो आप, या फिर आप इसके अंदर स्तंभाकार भी रख सकते हो। तो क्लुमनर जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर अच्छी प्रकार से अपने उत्पादन ले सकते हैं। बेमेल ढूंढना है इसके अंदर, तो बेमेल जो है वो होगा ट्रिटिकम एस्टिवम मैक्सिकन गेहूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर बेसिस जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये क्वेश्चन मुख्य रूप से बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। धन्यवाद।